ओपियम है, लॉन्ग क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम कभी ना कभी इंटरनल में, पीयूसी में या यूसी में डाल दिया जाता है। ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर वाई वाई क्वेश्चन भी आते हैं। तो ओपियम का नाम क्या क्या है? और अफीम, पॉपी टीयर्स, पेपावर सोमनीफेरम। व्हाट इज पॉपी टीयर्स? पॉपी टीयर्स इज सेम एज ओपियम और नॉट? पॉपी टीयर्स पे नीट पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ही पढ़ाएंगे तुमको, बेमतलब की थ्योरी पढ़ाने का मतलब नहीं। किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो पाउडर्ड ओपियम जो होता है उस विच इज ड्राइड ओपियम विच इज ड्राइड एट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस। पहले तो बताओ, ओपियम देखा है होता क्या है? देखा है? किस किस ने देखा है भाई? फटाफट बता दो, फिर उसके बाद अपन मेजोरिटी काउंट कर लेंगे। देखा है? एक बस देखा है ओपियम? तुम पहले ओपियम देखो यार। देखो, लैब में जो हमारे पास रखा हुआ है, ध्यान सुनना, वो वाला है, येलो कलर का, ब्राउन येलो। तो कंफ्यूज मत करना। क्यों? ये फ्रेश वाली चीज है, ग्रीन रहेगी, पुराना हो जाएगा या तोड़ के रख लिया जाएगा, ब्राउन हो जाता है या येलो हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? ये ऐसे ऊपर थॉर्न जैसे निशान बने रहते हैं ना, उसके अंदर भी रहेंगे, है ना। ये ओपियम है। एक ये चीज देखो, ये जब मैं पीजी में था तब मैं गया था ओपियम के खेत में, तो उस टाइम की है। इसमें ध्यान देना क्या दिख रहा है और किस तरह का दिख रहा है। ये किस तरह का दिखा? ये तुम्हारा क्वेश्चन है नीट का, आ चुका है, इसलिए दिखा रहा हूं। नीट का क्वेश्चन ये आ चुका है। कलर पूछा है, सिर्फ कलर नीट में, कि लेटेक्स का कलर क्या होता है। फ्रेश लेटेक्स का पर्पलिश, ठीक है। ऑप्शन है, अगर पर्पल का, लाइट पर्पल, वाइट पर्पल, ऐसे ये पर्पल कलर है। हाँ, ये बेटी बेटा आगे बैठ जाना बेटा कहीं। तो इस तरह से इसकी खेती रहती है पूरी। और देखो, ये जो दिख रहा है, कहाँ गया? ये ड्राइड दिख रहे हैं, वो भी नहीं दे रखा इसने। ये दिख रहा है, ड्राई होने पे इसका कलर डार्क हो जाता है। जितना ज्यादा ड्राई होगा इसका कलर डार्क होता जाएगा, ऑलमोस्ट अप टू ब्लैक, ठीक है। कट कैसा लगा है? वर्टिकल। अगेन नीट क्वेश्चन, एमसीक्यू में ये नहीं पूछेंगे कट कैसे लगाया जाता है। वो था ना, विच ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, वैसा। क्यों लगाते हैं? सब क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, फटाफट फटाफट। क्यों लगाते हैं? सुनते जाओ ढंग से। क्यों लगा? आज किसी भी चीज, अच्छा ऑरेंज है, संतरा है, कुछ भी है, उसमें आप वर्टिकली क्यों लगाते हो? ऐसा क्यों लगा देते? वेस्टेज ऑफ मटेरियल, पल्प, जो उसकी नेचुरल स्ट्रक्चर है उसके अलोंग अगर आप कट लगाएंगे, अनार है, आप उसको ऐसे ही, ऐसे तो नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसको मैक्सिमम ऑब्टेनिंग के लिए, सिंपल सी चीज है, आंसर है मैक्सिमम ऑब्टेनिंग, उसके लिए वर्टिकल कट्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें ये जब सूख गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा, तो हमने ऐसे ही फोटो डायग्राम में हॉरिजॉन्टल काट रखा है, यूजलेस। बट जब तक आपको इसमें से ओपियम निकालना होता है, या जिसको आप रेजिन बोलते हो, रेजिन क्या होता है? कोई ऐसा सब्सटेंस जो पूरी तरह से ना सॉलिड है ना पूरी तरह से लिक्विड है, मिक्स जैसा होता है ना, गोंद जैसा, उसको रेजिन बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिन वर्ड यूज होता है कई बार, मैक्सिमम टाइम रेजिन वर्ड यूज होगा। तो रेजिन कुछ अलग से स्पेशल चीज नहीं है, ध्यान रखना। रेजिन इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कुछ मिक्स रहता है, ना वो पूरी तरह से लिक्विड रहता है ना सॉलिड रहता है, समवट लाइक ग्लू। ये रेजिन्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं लग रहा दो पॉपी मिलकर रो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपी टीयर्स। सिंपल, याद रखने में आ जाएगा।
तो अब देखो पाउडर्ड, जब ड्राई हो जाएगा, वो जो ड्राई हो रहा था डार्क कलर का, उसको आप पाउडर कर लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी खेती कहाँ कहाँ पे होती है? राजस्थान, यूपी, एमपी, मेनली एमपी एंड राजस्थान। साउथ राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब झालावाड़, नीमच एमपी में आ गया, मंदसौर, ये सारी जो बेल्ट है राजस्थान एमपी बॉर्डर का जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ने जमीन ले रखी है और किसानों को लीज पे खेती करके पैसा देती है, अप्रूव्ड होती है। अगर आप अनअप्रूव्ड या जिसको बोलते हैं अनलाइसेंस, नॉन लाइसेंस करोगे तो ये किसके अंदर जाता है? एनडीपीएस एक्ट के अंदर, नारकोटिक्स में। ठीक है, इसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए अगेन अनराइप, जो ग्रीन वाला था कच्चा था, अनराइप था, उसमें वर्टिकल कट लगाया, निकाल लिया। राइप जो येलो रहेगा उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, जूस खत्म हो चुका है। पॉपी टीयर्स, ओपियम लेटेक्स ऑन ड्राइंग अप बिकम्स रॉ ओपियम, जो वो थोड़ा सा डार्क कलर का हो रहा था ना, उसको रॉ ओपियम बोलते हैं, कच्चा ओपियम। उसको प्रोसेस किया जाता है तब वो मार्केट में ओपियम के फॉर्म में आता है पूरा, अदरवाइज दैट इज रॉ ओपियम। कभी तुम ओपियम के खेत में भी चले जाओगे ना, वहाँ पे इतनी अच्छी स्मेल रहती है कि आप सूंघ सूंघ के ही थोड़ा सा हल्के हो लोगे। फैक्ट है, हाँ वही हल्के, हाई, लाइट। ठीक, अब जो ये था दैट अनदर फोटो, ये तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, सैंपल बहुत पुराना है, बट थोड़ा सा फ्रेश, बैक टू द टाइम। ये जो ब्लैक कलर के सीड दिख रहे हैं तुम्हें, दे आर एक्चुअली वाइट इन बिगनिंग। ठीक है, लेटेक्स सूख चुका है, ओपियम ड्राई हो गया, निकाल लिया, वॉटेवर। उसके बाद जो ये है अंदर बचते हैं सीड्स। एक ओपियम के कैप्सूल में या फ्रूट में ऑलमोस्ट 1000 सीड्स होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सब जगह, ऐसा नहीं कि एक सूखा निकलेगा एक पूरा भरा निकलेगा, ऐसा। ठीक है, क्या होते हैं सीड्स? खसखस बोलते हैं। ठीक है, नाम यही है, खसखस के नाम से आता है। दैट इज द ओनली पार्ट इन द ओपियम विच इज नॉन पॉइजनस, विच इज एडिबल। खसखस कब खाते हो आप? ठंडाई में। ठीक है, कभी किसी को हुआ है कुछ नशा? नहीं हुआ ना। ठंडाई पीने के बाद कहाँ होता है? बहुत मार्केट में कमर्शियली बिकता है खसखस, आप डीमार्ट जाओ, कहीं भी जाओ, व्हाइट कलर का मिल जाएगा तुम्हें, लिखा हो, पैकेट होते हैं, सब मिलता है, एडिबल सब्सटेंस है। ठीक है, विच इज नॉन पॉइजनस। तो ये कि वाइवा का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम। ठीक है, विच इज खसखस। लाइब्रेरी, सॉरी, लैब में भी रखा हुआ है, बोतल में, राई के दाने होते हैं, उसको वाइट कर दो, वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो पॉपी सीड्स, जिनको आप खसखस कहते हैं, वाइट टाइनी किडनी शेप, 1000 इन 1। रॉ ओपियम की बात कर रहे हैं, अपन आगे जा रहे हैं। जब वो कट लगा के थोड़ा डार्क पर्पल हो रहा था ना, रॉ ओपियम डार्क ब्राउन, डार्क पर्पल, उसकी ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होगी, टेस्ट बिटर होगा और प्लास्टिक जैसा टफ होगा, मतलब आप उसको खींचोगे ना रबड़ जैसा खींचेगा। इसके अंदर 25 टाइप के एल्कलॉइड्स होते हैं, नहीं आएगा ये कंटेंट्स इसके अंदर के जो हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज ओपियम, ये आ चुका है एम्स के अंदर और किसी और साउथ वाले जो स्टेट वाले एग्जाम होते थे ना। व्हाट इज स्टैंडर्डाइज ओपियम? सिंपल सी बात है, रॉ ओपियम को प्रोसेस करके जब आप उसके अंदर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के, वो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना रखे कि इससे ज़्यादा इसके अंदर एल्कलॉइड नहीं होने चाहिए, परसेंटेज, मतलब उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है या जिससे आप नशा कर सकते हो या जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसको 10% से ज़्यादा नहीं बना सकते आप। 10% वाले जो सब्सटेंस है उसको आप स्टैंडर्डाइज ओपियम कहते हैं। 10% एल्कलॉइड जिसमें प्रेजेंट होंगे वो स्टैंडर्डाइज ओपियम है। ठीक है, 10% मॉर्फिन, मॉर्फिन जो होता है ना उसके अंदर 10% सब्सटेंस होते हैं ओपियम के। जैसे लास्ट टाइम कैनाबिस पढ़ा था, कैनाबिस में अलग अलग परसेंटेज थी, कैनाबिस के अलग अलग प्रोडक्ट्स में, वैसे ही ओपियम है, ओपियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग परसेंटेज है उनके एल्कलॉइड्स की या उनके कंटेंट्स की। 10% इन मॉर्फिन, स्टैंडर्डाइज ओपियम में 40% एल्कलॉइड्स। कोडीन जो कफ सिरप आती है, होता है कफ सिरप आती है ना कोडीन नाम से, 1% होता है उसमें ओपियम, इसलिए कफ सिरप पीने के बाद नींद आ जाती है कई बार, ज़्यादा पी ली तो, एक चम्मच, एक ढक्कन से ज़्यादा पी लिया तो। थीबेन कहाँ यूज़ होता है? कहाँ यूज़ होता है?
एनेस्थेटिक और पेन किलर, ठीक है। नेक्स्ट इज पेपावरिन, ये एनेस्थीसिया में पढ़ाएंगे, बाकी मेडिसिन में पढ़ लेना। इट इज ए स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। मेडिसिन में मेडिसिन के अंदर यूज होता है पेपावरिन। तो ये 4 मेन सब्सटेंस है, पेपावरिन, कोडीन, थीबेन, मॉर्फिन तो सबको पता है जो मेडिकल यूज में आता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपिएट्स एंड ओपियोइड्स? ओपिएट्स एंड ओपियोइड्स, एम्स बहुत खेलता है इन शब्दों से, वो कभी तुम्हें ओपियम नहीं देगा, ध्यान रखना। कभी ओपियम वर्ड से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो या तो पूछेगा ओपिएट्स या पूछेगा ओपियोइड्स। ओपिएट्स लास्ट टाइम तुम में से किसी ने कहा था, इट्स अ प्रोडक्ट अचीव्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम, सही है। इट इज अ डिराइव्ड फ्रॉम द ओपिएट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओपियम, मतलब ओपियम से जो आपको मटेरियल मिल रहा है अलग अलग, जैसे भांग से कैनाबिस से भांग मिलता था, गांजा मिलता था, ये सब मिलते थे ना, वैसे ही उसके प्रोडक्ट है। तो इनसे डायरेक्ट मिलने वाले प्रोडक्ट्स है मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन एंड हेरोइन। नाउ ओपियोइड्स की बात करते हैं। ओपियोइड्स आर द सब्सटेंस विच बाइंड ऑन द रिसेप्टर्स ऑफ ओपियम रिएक्शन। जहाँ ओपियम जाके जुड़ने वाला था, सेम उन्हीं रिसेप्टर्स पे ये सब्सटेंस जाके जुड़ जाते हैं। फार्मा में पढ़ा है कौन सी काइनेटिक्स होती है, रिएक्शन होती है ना, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन टाइप का। सेम रिसेप्टर रहेंगे सेम काम के लिए, पर उनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जाती है ओपियोइड्स की कि वो ओपिएट्स या ओपियम की जगह वो जाके जुड़ जाएंगे वहाँ पे रिसेप्टर्स पे, ठीक है। देन कहाँ गया है, वो तो चला गया। ओपियोइड्स आर लोपेरामाइड, मेथाडोन, पैथिडीन एंड फेंटानिल। व्हाट इज लोपेरामाइड? हाँ, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक, डायरिया। हाँ, तो एंटी डायरिया तो तुमने नाम से बता दिया। करता क्या है लोपेरामाइड? जीआईटी की जो मोशन है, मोटिलिटी है, उसको ब्लॉक करता है। अगर आपने लोपेरामाइड ज़्यादा ले लिया, जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, सपोज करो आप किसी को डायरिया हो रहा है, आपने 1 लोपेरामाइड दे दी, बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है, नॉर्मल हो जाएगा वो। पर ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी को जो काम कर चुका है, आपके कोलोन में पहुंचाना था, पहुंचा चुका है, उसके बाद तो वो टाइम लेगा 6 घंटा 8 घंटा। आपको आराम नहीं आया, आपने दे दी दूसरी, एक और खा ले बेटा, आपको पक्का होना है कॉन्स्टिपेशन, फिर आप खाओगे डायरिया कराने के सब्सटेंस के भाई कैसे तो निकले। तो कॉशियसली यूज होती है चीज़, जीआईटी की मोटिलिटी को बंद कर देती है, ठीक है। ओवरडोजिंग कॉन्स्टिपेशन करेगा, तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वन ऑफ अ साइन और सिम्टम फॉर टॉक्सिसिटी ऑफ दिस। समझ में आया? मेथाडोन बताओ यार, फार्मा तो पढ़ ली होगी यार, अब तो 3rd ईयर में आओ। पैथिडीन कुछ तो बताओ। फेंटानिल एनेस्थेटिक है, पेन किलर है, फेंटानिल एनेस्थीसिया में भी यूज होता है और जनरल मेडिसिन भी आती है। एक नई वेब सीरीज आई है डब्बा कार्टेल, नेटफ्लिक्स पे, फेंटानिल के ऊपर है वो, देखना, ठीक है। हाँ, ये सारे पेन किलर्स है अलग अलग काम के लिए। तो क्लासीफाई सुनो, जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, सुनो बात सुनो, क्वेश्चन अगर आता है ओपियम के बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन, तो सबसे पहली चीज तुम्हें यही लिखनी है, ये डायग्राम नहीं बनाना। अगर इसमें से कुछ याद रह जाए, अनराइप और राइप वाला पॉइंट, एक होता है खसखस वाला, जिसमें आप नॉन टॉक्सिसिटी एक लाइन में डिफाइन कर दो, बात खत्म हो गई। इसके बाद स्टैंडर्डाइज ओपियम, सॉरी ओपियम भी छोड़ो, ये जो ओपियम के परसेंटेज दे रखे हैं 10%, 40%, अगर ये याद रह जाए तो ठीक, एटलीस्ट ये वाला याद रख लेना। ओपिएट्स होते हैं और ओपियोइड्स होते हैं। ओपिएट कौन कौन सा होता है, ओपियोइड कौन कौन सा होता है, ये लिखने की चीज है आंसर में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्लासिफाइड एज, अब उस ऑब्वियसली बात है, आप किसी चीज को लिख रहे हो तो उसका अगर क्लासिफिकेशन है तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना होता है आपको आंसर में। इट इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरली मॉर्फिन एंड कोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम। नेचुरली का मतलब क्या हुआ, जैसा ओपियम मिला उसको थोड़ा सा आपने प्रोसेस किया है, कुछ भी किया, जिसमें आपने अल्टरेशन नहीं किया, ठीक है,
कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाई, तो उससे मिलता है आपको मॉर्फिन एंड कोडीन। उसके बाद सेमी सिंथेटिक, आपने उसकी बेसिक स्ट्रक्चर वही रखी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, वो बन गया हेरोइन एंड ऑक्सीकोडोन। ऑक्सीकोडोन बहुत नाम सुना होगा, नहीं सुना? और बहुत फेमस पेन किलर है भाई, और नशे के लिए भी यूज होता है, मेडिकल में अपने ऑक्सीकोडोन बहुत यूज होता है। ठीक है, तो अब ये देखो, ओपिएट्स जो हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन आर नेचुरल इन ओपिएट्स, हेरोइन आर सेमी सिंथेटिक विच इज ओपिएट। सिंथेटिक में आएगा ट्रामाडोल, सबको पता है, पेन किलर। मेथाडोन, पैथिडिन, फेंटेनिल। अगेन ट्रामाडोल के साथ एक बात याद रखना, कभी भी, बहुत बेसिक, मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब हम करते थे काम, ट्रामाडोल के साथ हमेशा, चूंकि ये ओपियम बेस्ड पेन किलर है, अगेन ओपियम क्या करेगा, आप भर दोगे पेन किलर, और आपने पीसीएम पैरासीटामोल काम नहीं कर रही, कोई दूसरी सब्सटेंस काम नहीं कर रहे पेन किलर, आप ट्रामाडोल दोगे। ट्रामाडोल ओपियम बेस्ड है, ट्रामाडोल करेगा क्या, कॉन्स्टिपेशन करेगा, तो नीचे करेगा ना, ऊपर अपर जीआईटी में क्या करेगा, रोक देगा, तो वॉमिटिंग इंड्यूस्ड होगी। ट्रामाडोल इन्फ्यूजन का साइड इफेक्ट है वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग, नोजिया, तो उसको साथ, इसके साथ इसको सबसाइड करने के लिए हमेशा पीपीआई या फिर वो क्या बोलते हैं, पीपीआई नहीं, एक क्या रहते हैं यार, कोलिन, नाम ही भूल गया मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, स्मूथ मसल, वो क्या बोल, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं ना, जिससे जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए, वो देना होता है। कोलिनर्जिक मेडिसिन है ना वो, डोमपेरिडोन, बार बार पेरिडोन, डोमपेरिडोन हमेशा दिया जाता है। ठीक है, आईवी लगता है ट्रामाडोल, पाउडर आता है सूखा, मिक्स करो, लगाओ। डोमपेरिडोन हमेशा दे रहा है, नहीं तो पेशेंट उल्टी कर करके परेशान हो जाएगा, दर्द तो भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज, सुनो अब, सुनो, हो गया एब्जॉर्प्शन। अब देखो, ये क्लासिफिकेशन हो गया, अब आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्ब कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, और एक्सक्रीट कैसे होता है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हो रही है। जीआईटी और रेक्टल म्यूकोसा दोनों से एब्जॉर्ब होता है, मतलब अगर आप खा रहे हो तो सबको पता है कि खा लिया तो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा, बट कई बार जीआईटी के रेक्टल म्यूकोसा के अंदर भी अगर आप उसको रख के ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और थैली या कुछ पाउच फट गया, तो आप हो जाओगे हाई, अंदर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो। ठीक है, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, तो अगर आपने किसी मदर को मोपियम बेस्ड मेडिसिन दी तो वो फीटस तक पहुंचेगी जरूर। ठीक है, इसलिए जब मदर प्रेग्नेंट है, कोई भी लेडी है, गायनेक के लिए स्पेशली, तो ओपियम बेस्ड मेडिसिन देने का मतलब है आपने उसको ओपियम उसके बच्चे तक पहुंचाया है, ऐसा मत करना, पहुंचता है। फीटल सर्कुलेशन विद इन 5 मिनट्स, ये याद रख लेना, 5 मिनट का, जब तुम इंजेक्शन लगा के सोचोगे ना कि ठीक है अभी आराम आ जाएगा, जब तक आप उसको कॉन्सल कर रहे होंगे तब तक तो उसके बच्चे तक पहुंच जाएगा वो ओपियम। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मॉर्फिन शो सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फार्मा है यार, कोई भी मेडिसिन आप जब ओरली लेते हो तो वो लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है, जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसका ऑलमोस्ट जितना भी कंटेंट, जैसे मान लो आपने 100 ग्राम लिया, 30-40 ग्राम मेटाबॉलिज्म में लीवर निकाल देगा, बाकी 60 ग्राम सर्कुलेशन में डालेगा, तो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई ना किसी भी चीज़ की। इसीलिए मॉर्फिन शो सिग्निफिकेंट, मतलब अगर आपने मॉर्फिन ओरली ली है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में वो बहुत कम 50, 60, 70% ही अवेलेबल होगी। इसीलिए बेस्ट है आईवी या पेरेंट्रल। आप मेडिसिन दे रहे हो, पेरेंट्रल दो। आपने टैबलेट दी ट्रामाडोल की या कोई सी भी मेडिसिन टैबलेट दी, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लीवर इसको अच्छे से प्रोसेस कर लेता है। हाफ लाइफ है 2 आवर्स इन प्लाज्मा। फार्मा क्वेश्चन शायद ही कभी आए, बट आ जाए तो याद रख लेना। हाफ लाइफ क्या होता है, तुमने 100 ग्राम दिया, 2 घंटे में 50 हो जाएगी, फिर 2 घंटे बाद 25 हो जाएगी, फिर 2 घंटे बाद 12.5 है हाफ लाइफ। ठीक, एक्सक्रीशन की बात करते हैं, बोथ यूरिन एंड फीसिस। ठीक है,
और कई दिनों तक, मतलब आज तुमने ले लिया, सोचोगे भाई बच गया आराम से, प्रेव पार्टी करके आगे कहीं हिमाचल में, किसी ने कंप्लेन कर दी ना और तुम्हारे सैंपल निकलवा ली दोनों, उसमें भी मिलेगी कम से कम 15-20 दिन तक मिलता है। ठीक है, तो सोच समझ के करना। नहीं, ये लास्ट वाला यूरिन एंड फेसेस, सैंपल मिलने नहीं चाहिए तुम्हारे कहीं पे। ठीक, हेरोइन एंड डाइएसिटामोल मॉर्फिन, हाँ डाइएसिटाइल मॉर्फिन रैपिडली हाइड्रोलाइज टू 6 मैम। व्हाट इज 6 मैम? चलो सुन लो, हेरोइन को बोलते हैं डाइएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? DAM। ठीक, ये जो 6 मैम है, 6 मैम के नाम से ऑप्शन आ चुका है, इसीलिए ऐसे ही रखा है। नीट का आप अभी पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर सोल्व करोगे, आया हुआ है। ठीक, इट इज 6 मोनोएसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, जैसे डाइएसिटाइल था ना, एक बॉन्ड हट जाएगा, वो फार्मा में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते थे तुम। 6 मोनोएसिटाइल मॉर्फिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो था, क्लासिफिकेशन ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। करता कैसे है काम? ये तो हो गया कि कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एक्सक्रीट कर रहा है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं पूरी बॉडी में, 4 टाइप के हैं मेनली, डेल्टा, कप्पा, म्यू एंड नोसिसेप्टर। नोसिसेप्टर होते हैं पेन के लिए स्पेशली, है ना। तो डेल्टा होते हैं मोस्टली ब्रेन के अंदर, इसके जी कपल, कप्पा म्यू पूरी बॉडी में अलग अलग। तो डेल्टा करेगा एनाल्जेसिया, एंटी डिप्रेसेंट का काम, डोपामिन डिक्रीज कर देगा और GH इंक्रीज कर देगा। डोपामिन डिक्रीज कर देगा मतलब क्या हुआ? डोपामिन किस तरह का हार्मोन है? कैसा फील कराता है आपको? अच्छा फील कराता है, बुरा फील कराता है? अच्छा फील कराएगा। ओवर द टाइम इसके रिसेप्ट, सुन लो रे, तुम बहुत अच्छा फील नहीं करा रहे हो, बाहर निकाल दूंगा। डोपामिन कम हो जाने का मतलब है कि जब आप सब्सटेंस इसको यूज कर रहे हो ओवर द टाइम, तो ये आपके डेल्टा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता रहेगा, डोपामिन को कम करता रहेगा। जब आप इसके वापस से उतरोगे तो अच्छा लगने लगेगा आपको, तब अच्छा लगेगा क्योंकि रिसेप्टर डोपामिन फिर रिलीज होने लगेगा कि यार भाई कितना मजा आया, अब अच्छा लग रहा है, होगा। ठीक, लेकिन धीरे धीरे वो जो डोपामिन रिलीज होने की जो टेंडेंसी है बॉडी के नेचुरली, इसके अब्यूज के कारण वो नॉर्मली भी रिलीज होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। फिर आपको खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए या तो इस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसी और पे। समझ में आ रहा है? इतना यूज करते करते डोपामिन को ही डिक्रीज कर देगा परमानेंटली। फिर आप मजबूर हो जाओगे कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसको लेने लगोगे। हाइट वाइट कुछ नहीं बढ़ती, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम हाइट बढ़ाने के लिए लेने लग जाओ। ठीक, कप्पा है डायूरेसिस, GIT और यूरिनरी सिस्टम। GIT मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं, GIT के अंदर है, डिक्रीज कर देंगे और डिक्रीज करेंगे तो सेम कॉन्स्टिपेशन। मियोसिस, सिडेशन एंड साइकोसिस, ब्रेन में अल्टीमेटली साइकोसिस। म्यू रिसेप्टर होते हैं विच कॉजेज यू फिजिकल डिपेंडेंसी टू ओपियम। ये तुम्हारा एम्स का क्वेश्चन रह चुका है। सिंपल, बस इतना सिंपल पूछा था, पता है, एक पूरा केस दिया था, केस के बाद उन्होंने ये सब पूछ लिया, बार बार जा रहा है जो भी फला, मतलब 4-5 लाइन का केस था। उसने क्वेश्चन ये पूछा कि ये जो इसकी फिजिकल डिपेंडेंसी है वो किसके कारण है। खुश हो जाता है इंसान, अब हम बताएंगे। तो फिर आंसर जो है, ऑप्शन जो है, सिर्फ रिसेप्टर्स पे थे। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, म्यू रिसेप्टर, फिजिकल डिपेंडेंसी, कुछ नहीं रखना। नोसिसेप्टर पेन वाले हैं, एंजाइटी एंड टॉलरेंस डेवलपमेंट। ये वो रिसेप्टर हैं जिनकी वजह से आपकी टॉलरेंस डेवलप होती है किसी भी चीज के लिए, स्पेशली ओपियम के लिए। 1 ग्राम लिया, आप हाई हो गए, अच्छा लग रहा है, बात खत्म। तो 1 हफ्ते किया, 1 महीने किया, तब तक अच्छा लग रहा है, फिर 1 ग्राम से मजा नहीं आने लगा, आपने और हाई डोज ली, तब जाके तो धीरे 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 जो वो डोज डिपेंडेंसी बढ़ती है ना, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या पहले आपका जितनी डोज में काम हो रहा था वो हुआ नहीं, वो टॉलरेंस डेवलप होती है नोसिसेप्टर्स के वजह से। ठीक, एक्यूट पॉइजनिंग सिंपल चीज है, 3 स्टेज होती है। अब साइन सिम्टम लिखोगे तो यही 3 स्टेज है और कुछ भी नहीं है। ठीक, एक्साइटमेंट होगा, अच्छा लगेगा शुरू में, देन स्टूपर, देन स्टेज ऑफ कोमा और नार्कोसिस। एक्साइटमेंट में यूफोरिया, टॉकिंग, एक्सेसिवनेस, फ्लशिंग, हेलुसिनेशन, मैनियक जैसा काम, रेस्टलेसनेस एंड सीजर्स। जिसका ब्रेन जितनी कैपेसिटी रखता है उस हिसाब से साइन सिम्टम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, स्टूपर क्या होता है?
बेवकूफ़ी जैसे काम करना, स्टूपिड जैसे। ड्राउजीनेस, हैवीनेस सिर में। गिडीनेस मतलब व्हाट इज गिडीनेस? अरे बोलो यार, व्हाट इज गिडीनेस? एक होता है ना ब्रेन में, जब आपको लगता है एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हैवीनेस आ जाएगी, हेडेक, अब बैलेंस नहीं कर पाते चीज़, दैट इज। इचिंग सेंसेशन, स्किन की बात आ गई। अनकंट्रोल्ड स्लीप, अगेन इसको बोलते हैं नार्कोलेप्सी या नार्कोसिस। अनकंट्रोल स्लीप, जब आप नहीं सोना चाह रहे हो, आपके सामने बैठो फिर भी आप सो जाओ, क्लास वाली बात नहीं हो रही, वो तो तुम सोना चाहते हो इसलिए सो जाते हो, अटेंशन स्पैन की वजह से। अदरवाइज नार्कोलेप्सी अलग चीज होती है। अनकंट्रोल स्लीप, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब यहां पे हो रहा है प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, स्टेज ऑफ स्टूपर में, ठीक। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ कोमा और नार्कोसिस। यहां पे आके आपके सारे सीएनएस के रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे, बॉडी के जितने रिफ्लेक्सेस हैं, कंट्रोल बॉडी ब्रेन से खत्म। एनएसएनआर, पिन पॉइंट प्यूपिल। व्हाट इज एनएसएनआर? नॉन सेंसिटिव नॉन रिएक्टिंग टू लाइट। आप लाइट भी मारोगे ना, उसकी प्यूपिल वैसी ही रहेगी, ठीक है। आप ऐसे कोने करोगे, कुछ नहीं होगा उसको। नॉन सेंसिटिव नॉन रिएक्टिंग पिन पॉइंट प्यूपिल, विच इज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ अक्यूट ओपियम पॉइजनिंग, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है तो दैट इज एनएसएनआर, पिन पॉइंट प्यूपिल। कंजक्टिवा कंजेस्टेड स्किन, मॉइस्ट एंड पर्सपिरिंग। पर्सपायरिंग क्या होता है? स्वेटिंग, ठीक है। पर्सपायरिंग वर्ड फैंसी वर्ड है, यूज हो जाता है नीट में, हम नहीं करेंगे, हम स्वेटिंग भी रख देंगे, पर मन हो गया तो कर लेंगे, ठीक। हाँ, आरआर, पीआर, टेम्परेचर सब डिक्रीज होते हैं, मतलब जितने भी बॉडी के पैरामीटर्स हैं, रेस्पिरेशन, पल्स रेट और यू कैन से ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, एवरीथिंग डिक्रीजेस। 2021 के आरयूएचएस के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था फोरेंसिक का, ठीक है। 18 बैच ने दिया था शायद, 18 या 19 में, 18 ने, हाँ। सारे चीज थी, ठीक है। अच्छा सुन, कंटिन्यू करते हैं, अभी बताता हूँ इसके नेक्स्ट स्लाइड के बाद। क्लासिकल ट्राइड की बात करते हैं, ये आ चुका है। क्लासिकल ट्राइड इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसको आप आरआर डिक्रीज होना बोल रहे हो, सीएनएस डिप्रेशन, ठीक। एंड थर्ड इज मियोसिस या पिन पॉइंट प्यूपिल। इट इज अ क्लासिकल ट्राइड ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, अक्यूट पॉइजनिंग। हाँ, तो पेपर आया ना, तो वहां पे कुछ चीजें दे रखी थी। अभी डीडी देखो इसके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एल्कोहल टॉक्सिसिटी लगभग सेम दिखेगा, ठीक। जितने कैरेक्टरिस्टिक आपने ये देखे ना, सीएनएस रिफ्लेक्स चले जाते दारू एकदम एल्कोहल टॉक्सिसिटी में, प्यूपिल ऊपर नीचे हो सकती है, कंजक्टाइवा कंजेस्टेड रेडनेस दिखती है, आप सोचो कंजेशन है, ठीक। स्किन मॉइस्ट, पर्सपिरिंग, पसीना आता रहता है, एल्कोहल में होता है, ये सब डिक्रीज एंड ऑल। तो अब बात ये आती है, एल्कोहल, बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, सेरिब्रल हेमरेज, ट्रॉमा और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इन सब में जो पेशेंट दिखेगा वो लगभग आपको एक जैसा दिखे, इसी तरह दिखेगा। बट इसका डीडी कैसे बनाया गया? हाँ, तो वो क्वेश्चन जो था ना, प्रॉब्लम क्या थी उस क्वेश्चन में? फीचर्स जो साइन सिम्टम देते हैं ना, केस सिनेरियो बेस्ड दे रखे थे। अब यार 7 चीजें आप सोचते हो ना, कितना क्या याद रखें जिससे आप क्वेश्चन पकड़ सकूं। पढ़ लेते हैं रेगुलरली, साइन सिम्टम क्या है, लिख देंगे आगे पीछे ऊपर नीचे, कुछ तो है, याद तो है, इसे लिख देंगे। प्रॉब्लम वहां पे हुई कि जब केस दिया ना, तो ये बिल्कुल एल्कोहल जैसा लगा और मेजोरिटी इसको एल्कोहल करके आ गई। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन था लॉन्ग, फर्स्ट था डायग्नोस करो टॉक्सिसिटी किसकी, कर दिया एल्कोहल, बाकी तो सब स्ट्रक्चर्ड उस पर ही डिपेंड है ना। नेक्स्ट बताएंगे साइन सिम्टम इसके ऐसे हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इसके और दूसरे साइन डीडी क्या हो सकते हैं, वो सारे स्टेप्स गलत हो गए जस्ट बिकॉज योर डायग्नोसिस वाज रॉन्ग, ठीक है। अब आपका डायग्नोसिस सही होता तो ये सारी चीज आप आराम से लिख देते, आते हुए भी गलत हो गया बिकॉज डायग्नोसिस वाज रॉन्ग। तो प्रॉब्लम क्या है, जितने ही 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इधर, सीएनएस रिफ्लेक्स मतलब 3 तो ये हो गए, रेस्पिरेटरी, पल्स,
या बीपी जिसको आप बोलते हैं टेम्परेचर, ये तीनों डिक्रीज होंगे। उस क्वेश्चन में इनमें से एक इंक्रीज दे रखा था। एल्कोहल में क्या इंक्रीज रहेगा सोच के बताओ। बॉडी ठंडी रहती है गर्म रहती है, फील होती है एल्कोहल के बाद, टॉक्सिसिटी ज़्यादा पीने के बाद। टेम्परेचर हाई रह जाता है क्योंकि सर्कुलेशन हाई रहता है। बाकी सारे सिम्टम दिखेंगे तुम्हें। तो ये एक साइन और सिम्टम को ऊपर नीचे कर दिया ना, केस बदल गया। ये उनके साथ चोट हो गई थी 2018 की, जब 21 का पेपर था उनका यूसी का। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक है, आरआर, पीआर या जिसको आप बीपी बोलो, एंड टेम्परेचर 3 डिक्रीज रहेंगे। स्किन मॉइस्ट रहेगी 4, कंजक्टिवा नहीं दिस एनएसएनआर प्यूपिल 5, एंड देन उसके बाद ये सीएनएस रिफ्लेक्स, जितने रिफ्लेक्सेस रहेंगे ना वो सब डिमिनिश हो जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है। सीएनएस डिप्रेशन आ गया, मियोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो ये चीज़ें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने का काम आती है, जो तुम्हारा क्वेश्चन है। नाउ फेटल डोज देखो, तुम्हारे शायद ही काम की हो, नीट में आए तो आए। ऑब्जर्व ये करो, हेरोइन से लेके रो ओपियम तक जब आप जा रहे हो तो इसकी फेटल डोज बढ़ती जा रही है। या ये कहें कि आपने शुरू यहाँ से किया था, ऊपर तक गए, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते गए, जितना रिफाइंड प्रोडक्ट होगा उसकी उतनी ही लो डोज फेटल होगी आपके लिए। कैनाबिस में भी सेम था, शुरुआत में भांग था, बहुत अच्छी डोज ले सकते थे, फेटल नहीं होगी। जैसे धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहा था, सेम ऐसे करेगा। पैथिडीन 1 ग्राम फेटल है, रो ओपियम आपने 2 ग्राम खा लिया फेटल, कोडीन 800 मिलीग्राम। खैर इतनी तो कफ सिरप नहीं आती, पर अगर आप ले लो तो पहले तो हाई हो जाओगे और फिर उसके बाद टेक ऑफ कर लोगे। मॉर्फिन और हेरोइन 50 मिलीग्राम ओनली। फेटल पीरियड 6 से 12 घंटे। मैनेजमेंट की बात करें, सेम एबीसीडी करोगे, एमएसिस, लवाज करोगे KMNO4 से, एक्टिवेटेड चारकोल से, एंड एनीमा लगाना पड़ेगा। क्यों? कॉन्स्टिपेशन हुआ था ना, एनीमा लगाना पड़ेगा उसको। नाउ एंटीडोट्स, नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन एंड फाइजियोस्टिगमाइन। जब मैं पढ़ता था ना नीट के लिए, तब का क्वेश्चन है नेलोक्सोन एंड नेल्ट्रेक्सोन। फाइजियोस्टिगमाइन को साइड कर रखा है, हाँ ठीक है, तो जरूरत पड़ेगी तब काम में ले लेंगे थ्योरी में, ठीक है। जब थ्योरी में आप बढ़ा चढ़ा के लिखते हो ना, लिखो। जब एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज द एंटीडोट, तो एंटीडोट की बात आएगी तो लिखोगे नेलोक्सोन। अब नेलोक्सोन है, नेल्ट्रेक्सोन है, 2 क्वेश्चन है, सुन लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीडोट है टू ट्रीटमेंट ऑफ दिस ओपियम पॉइजनिंग या अक्यूट साइन एंड सिम्टम। तो इन दोनों में से कौन सा लगाओगे? नेलोक्सोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनिंग द नॉन टॉक्सिसिटी? तो नेल्ट्रेक्सोन, ठीक है। जब आप किसी को ड्रग छुड़ाने की थेरेपी देते हो ना, तो उसमें नेल्ट्रेक्सोन यूज होगा। पॉइजनिंग आ रही है, टॉक्सिसिटी आ रही है, तो आप नेलोक्सोन यूज करोगे, ठीक है। याद रखने के लिए, आपको वैसे तो याद है, रटने में आप कैपेसिटी अच्छी है। जिसको नहीं याद होता, ट्रैक्सोन लंबा नाम है, ठीक है, लॉन्गर पीरियड के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज ले सकते हो। फिजियोस्टिगमाइन, ठीक है। सीओडी, अगर इसमें किसी की डेथ होती है तो वो है रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी मसल्स ही थक जाएंगे, डायफ्राम थक जाएगा, आपकी सांस बंद हो जानी है। पीएम अपीयरेंस की बात करें, ओपियम की स्मेल आनी, ठीक। ब्लड जो होगा वो डार्क और फ्लूइड मतलब ऑब्वियसली ब्लड फ्लूइड ही होता है, बट फ्लूइड यहाँ लिखने का मतलब है लिक्विडिटी जो रहेगी ना ब्लड की, पतला रहेगा एक तरह से, ठीक है। स्टमक कंटेंस लंप ऑफ ओपियम, ओपियम मिल जाएंगे थोड़े थोड़े, और बाकी सब साइनोस्ट मिलेगा। क्रोनिक की बात करें, एडिक्ट हो जाता है, 3 से 6 ग्राम पर डे लेता है। साइन सिम्टम सेम। इमेसिएटेड मतलब जो स्केलेटनाइज हो जाता है, बिल्कुल दुबला पतला, मतलब स्केलेटन के ऊपर सिर्फ स्किन चिपका रखी हो, लेमिनेट कर रखी हो, ऐसी हालत, तो इमेसिएटेड, ठीक। क्यों होगा? फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो जो
लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, खाने पीने नहीं पा रहा, जितने भी साइन सिम्टम आ रहे हैं उसकी वजह से। इंसोम्निया, इरिटेबल, डिसइंटरेस्ट, डिप्रेस्ड, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी इसमें। अब सुनो, क्रोनिक है, क्रोनिक केस की बात कर रहे हैं जो ले ही रहा है, कोई ड्रग ही है बहुत बड़ा, तो उसकी प्यूपिल हमेशा आपको परमानेंट स्टेज में कॉन्ट्रैक्टेड ही मिलेगी, चाहे उसने ली रखी हो या नहीं ले रखी हो अभी दवाई, वो हालत पे पहुंच जाता है। ठीक है। ड्राई फरोड टंग, ये आपका एक हिंट वाला साइन सिम्टम है, जहां ड्राई फरोड टंग इस टाइप से मिल रहा है, बाकी तो है। ड्राई फरोड टंग आ जाएगी क्रोनिक पॉइजनिंग में, ओपियम में। ठीक है। किसी और पॉइजनिंग, आप कैनाबिस ले लो, नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ें नहीं मिलने वाली। ड्राई फरोड टंग, फर्ड या फरोड ऐसे आता है ओपियम के लिए, और आप हेरोइन भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है। अगर इन दोनों अगर ऑप्शन में है, ओपियम एंड हेरोइन, तो ओपियम ही टिक करना फिर। ठीक है। एनोरेक्सिया ऑब्वियसली इसीलिए वो इमेसिएटेड हो रहा है। हेवी कॉन्स्टिपेशन, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो ही जाना है। डिमेंशिया, हेलुसिनेशन, इम्पोर्टेंसी एंड प्रोराइटिस, ये सारे सिस्टम है। स्किन, प्रोराइटिस, इम्पोर्टेंसी, जेनिटो यूरिनरी, हेलुसिनेशन ब्रेन, डिमेंशिया ब्रेन, इम्यून सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी सब। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज आइडियल सुसाइडल पॉइजन। सुसाइड है, खा लो, पता ही नहीं पड़ेगा, नशे में निकल लोगे, ना दर्द होगा ना कुछ। ठीक है, आइडियल है। यूथेनेशिया में काम आता है मॉर्फिन। ठीक, यूथेनेशिया क्या होता है? सिंपल वर्ड बता दो ना यार, मर्सी किलिंग। डिफाइन यूथेनेशिया, इट इज अ मर्सी किलिंग। उसके बाद आप आराम से डिफाइन करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। ऐसे जो भी टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं जिनका कोई क्योर नहीं हो पाता, और ऐसे उसके लिए उनकी इच्छा से या जो भी है, आप उसको बाय एडिंग अ ड्रग और बाय रिमूविंग रिससिटेशन पैरामीटर्स, दोनों तरह से। ठीक। कैटल पॉइजन है, जानवरों को दे सकते हैं, एक्सीडेंटल है। हाई आर्सेनिक लेवल, क्यों भाई? आर्सेनिक का इसमें क्या लेना देना? कंटामिनेशन होता है ओपियम में आर्सेनिक का, ओपियम में आर्सेनिक का कंटामिनेशन मिलता है, इसलिए जो पीने वाला होगा उसको ओपियम के साथ साथ आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी भी होगी। ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा बहुत फेवरेट है, शॉर्ट नोट में आता है और नीट का है, सॉरी एम्स का है। नीट में आ जाए तो आजकल डालने लग गए, पहले नहीं होते थे अच्छे वाले क्वेश्चन। व्हाट इज बॉडी पेकर सिंड्रोम एंड बॉडी स्टफर सिंड्रोम? दो हैं, दोनों को सिमिलरली सोचा जाता है। ठीक है, बॉडी पेकर एंड बॉडी स्टफर। जब ओपियम को किसी पॉलीथीन में या कॉन्डम्स के अंदर पैक करके जीआईटी में रख के आप अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स और यू कैन से इंटरनेशनली स्मगल करते हो, दैट इज कॉल्ड बॉडी पैकर सिंड्रोम। ठीक है, पैक करके अक्रॉस द नेशन ले गए स्मगलिंग के लिए। बॉडी स्टफर होगा, कोई लोकल ड्रग डीलर है जो ड्रग सप्लाई कर रहा है, सप्लायर है, ओपियम सप्लाई कर रहा है, कोई भी ड्रग सप्लाई कर रहा है, पकड़ने वाले कोई आ गए। ठीक है, क्या करेगा? वो खा लेता है उस चीज़ को ताकि एविडेंस ना मिले। ठीक है, खा ही लेगा, वो खुद ही खा लेगा। बेच रहा है, मान लो पुलिस आ गई या कुछ भी आ गया, कहीं रेड पड़ गई, तो वो खुद खा जाएगा। दैट इज लोकल पेडलर इंजेस्टेड बॉडी स्टफर सिंड्रोम, वो स्टफ कर लेता है। मोस्टली क्वेश्चन आता है बॉडी पैकर सिंड्रोम का। ठीक है, हेरोइन फटाफट पढ़ लो, 2 मिनट में पढ़ा दूंगा, खत्म करो, 4 स्लाइड है वैसे तो। 2 तरह की होती है मेनली, वाइट पाउडर जो HCl हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है, वाइट पाउडर जिसको आप बोलते हो, वाइट कलर की हेरोइन मिलती है, कई बार मूवीज में देख लेना। एक होता है ब्राउन शुगर जिसको आप ब्राउन बोलते हो, वो क्योंकि वो ब्राउन कलर की होती है, नाम बहुत सुना होगा, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये सब। तो ब्राउन शुगर जो भी होगी वो एल्केलॉइड हो गया, एल्कलॉइड बेस्ड, एल्कली। ठीक। और जो वाइट होगा वो हाइड्रोक्लोराइड से प्रोसेस्ड रहेगा। ठीक, इसलिए वाइट लाइट। तो जो लोग आईवी लगाते हैं उनको बोलते हैं, ये हेरोइन की जो आईवी लगाएंगे, आईवी इंजेक्शन, उनको बोलते हैं मेन लाइनर्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेन लाइनिंग। ये बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है दोनों को एग्जाम में। मेन लाइनिंग, मेन लाइनर्स, इसको कहते क्या है? हेरोइन को आईवी लगाना, ओपियम मत लिखना। ठीक है,
हेरोइन को आईवी यूज लेना, मेन लाइनिंग एंड मेन लाइनर्स। अब बार बार लगाएगा तो उससे जो नीडल्स से है ना अल्सर होने लग जाते हैं यहाँ पे। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि हाँ ये आईवी ड्रग अब्यूजर है हेरोइन का। ठीक, एडिटिव्स मिलाने, इसमें कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है हेरोइन में, जिसको आप डोप, जंक, स्मैक, स्मैक के नाम से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, व्हाट इज स्मैक? नीट में हम नहीं पूछते, ये नीट वाले पूछते हैं। स्मैक क्या है, डोप क्या है, जंक, ये सब यूजुअली इंग्लिश मूवीज में यूज हो जाते हैं और आजकल अपने वाले में भी होने लगे। तो ये सब्सटेंस है क्विनिन, स्कोपोलामाइन, स्ट्रेचनिन, एसिटामिनोफेन, एम्फेटामिन, कोकेन, लीड एंड लेड, मैनिटोल एंड फिनोबार्बिटोल। ये वो सब्सटेंस है, इनमें से कुछ भी एक हेरोइन के अंदर मिला दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, एडिटिव्स। फिर उससे बनता है या तो डोप या जंक या स्मैक। स्पीड बॉल अगेन एम्स का क्वेश्चन है, नीट में भी पहुंच चुके हैं। व्हाट इज स्पीड बॉल? सेम इतना सा क्वेश्चन होता है। स्पीड बॉल इज ऑप्शन, दो अलग अलग चीजों को मिला के जैसे ही लिखे हुए, आईवी हेरोइन प्लस कोकेन और एम्फेटामिन। हेरोइन रहेगा, उसमें अगर आप कोकेन या एम्फेटामिन मिला रहे हो और उसको आईवी ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पीड बॉल। ठीक, और अगर इसको फूंक लिया, स्मोक कर लिया, तो वो चांद पे पहुंचने वाली बात है, मून रॉक। ये सब आ चुके हैं, इसलिए डाल रहे हैं स्लाइड में, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। एटलीस्ट चलो याद रहे ना रहे, बट तुम फेमिलियर तो हो जाओगे इन चीज़ों से। वो तो तुम रटोगे बाद में, तब याद रह जाएगा। स्पीड बॉल आता है, मून रॉक एक बार ही आया है, मैंने तो एक बार देखा है, बाकी स्पीड बॉल तो कई बार आ चुका है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सेम साइन एंड सिम्टम, इंटेंस यूफोरिया फॉलोड बाय सैचुरेशन ऑफ आवर्स, फीवर, चिल्स, ल्यूकोएंसेफेलिटी, स्किन एलर्जिक रिएक्शन एंड ऑल। क्रोनिक में आ जाएगा सेम, इमेशिएशन एंड ऑल जितने भी हैं, इंजेक्शन के मार्क्स, ग्राफिकल, जियोग्राफिकल अल्सर आ चुका है, किसको बोलते हैं? सेम, जब आप वो लगाओगे तो अल्सर बन रहे हैं ना, उसको जियोग्राफिकल अल्सर बोल रहे हो। वो बता रहा है आपकी बॉडी पे जियोग्राफी की, यहाँ से इसको ड्रग अब्यूज करता था। दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जियोग्राफिकल अल्सर। नेक्स्ट इज पफी हैंड सिंड्रोम, डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का, हम नहीं पूछेंगे, यूजलेस है यहाँ पे। थ्योरी में पूछना यूजलेस है। टॉलरेंस देखो, विद इन डेज अप टू 100 टाइम्स फ्रॉम ओरिजिनल डोज। आपने हेरोइन की 1 ग्राम तो बहुत मान लो, 1 मिलीग्राम ले ली, आप इतने टॉलरेंट हो जाओगे कि आपको फिर 100 मिलीग्राम की भी असर नहीं पड़ेगा। टॉलरेंस जो है कुछ ही दिनों में 100 टाइम्स हो जाता है, जो आपने ओरिजिनल लिया था उससे 100 गुना ज़्यादा ड्रग्स लेनी पड़ेगी, इसीलिए फिर बर्बाद होते चले जाते, क्योंकि सेम प्राइस में तो मिलेगी नहीं उतनी ड्रग। आपने 1000 में खरीदी 1 मिलीग्राम, बाद में जब आपको नशा और करना है महीने भर बाद, तो आपको फिर वो 1 लाख की पड़ेगी, क्योंकि आप छोटी सी में तो हो नहीं रहा सर, ये दिक्कत है। ठीक, मैनेजमेंट सेम है, लावाज, हाँ, कोएंजाइम क्यू ये दिया जाता है अलग से, स्पेसिफिक है ये। ठीक है, कोएंजाइम क्यू बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है हेरोइन का। ओपियोइड थेरेपी देंगे, मतलब आप बड़ी चीज ले रहे हो, हेरोइन ले रहे हो, बोलेंगे यार छोड़, छोटी चीज देते हैं तुझे, रिप्लेस करते हैं। छोटी चीज में देंगे मेथाडोन, ब्रुपेनॉर्फिन एंड लैम। ये क्या करेंगे, हेरोइन जैसा रिसेप्टर को ब्लॉक तो कर देंगे, बट उसकी जगह टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो आपको सेटिस्फेक्शन आएगा ब्रेन में कि हमने ले लिया, वो फीलिंग आने लग जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। धीरे धीरे इन पे शिफ्ट करके फिर इनकी भी डोज कम करेंगे, फिर धीरे धीरे छुड़ाया जाता है हेरोइन को। क्लोनिडीन अगेन स्पेसिफिक है, 1 मिलीग्राम पर डे ओरली। 10 डेज टेपरिंग, मतलब टेपरिंग क्या होती है, हर 10 दिन बाद उसकी डोज कम की जाती है। 1 मिलीग्राम दी, 10 दिन बाद मान लो 0.8 कर दिया, फिर 10 दिन बाद 0.6 कर दिया, ऐसे टेपरिंग करके इसकी डोज खत्म की जाती है। एंटागोनिस्ट अगेन सेम है, नेल्ट्रेक्सोन एंड नेलोक्सोन, कुछ अलग सा मिलने वाला नहीं है। पीएम अपीयरेंस, हिडन ड्रग्स मिल सकती है एक्सटर्नली, वास्टिंग एंड पंचर, नीडल पंचर मार्क्स मिलने ही है। इंटरनली हार्ट पे ज़्यादा असर मिलेगा, पूछा जाता है मायोकार्डियल एंड वॉल्वुलर डैमेज। तो हेरोइन के अब्यूज में ये मेन चीज़ है, मायोकार्डियल एंड वॉल्वुलर डैमेज। पीएम करने की जरूरत नहीं है, ये नीट का इसमें एमसीक्यू में पूछा हुआ है। ठीक है, वॉल्वुलर मतलब वाल्व्स के डैमेज जो होते हैं। सैंपल ले लेना, ब्लड, यूरिन, विसरास, हेरोबोन एक्सेट्रा। ठीक है।